बच्चों वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी तो मैंने 20 मिनट का वहाँ बनाया और आगे का भी बना रहा हूँ, प्लीज़ दोनों देख लीजिएगा। हम लोग आ जाएँगे प्रॉमिसरी नोट, मैं पढ़ा चुका हूँ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर भी बता चुका हूँ आपको मैंने कि कभी-कभी जो एसडीसी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके ऑनर के लिए, उनको बचाने के लिए थर्ड पार्टी आके पैसा पे करती है डिसऑनर होने के बाद में, ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया। ये डायग्राम आप बना लेंगे। चेक के बारे में भी मैं डिटेल दे चुका था आप लोगों को, ठीक है? टाइप्स ऑफ होल्डर एंड ड्यू कोर्स समझा चुका था मैं आप लोगों को कि होल्डर के पास 3 पावर होती है, राइट टू पोजीशन, राइट टू रिसीव मनी और राइट टू सीओ। और बाकी के जो 5 राइट्स है ये सब किसके हैं? एसडीसी के, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ये इसके प्रिविलेजेस हैं, भूलना नहीं है। ये तो हर प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है। क्लींजिंग इफेक्ट, ये अपने आप को बोलेगा कि मैंने जिससे टाइटल लिया मैंने उस पर भरोसा किया कि टाइटल में डिफेक्ट नहीं होगा। फ्रॉडुलेंट एंडोर्समेंट, वो मान के चलेगा कि टाइटल में कोई कोई उन्हें गुड टाइटल मिलेगा उसे। कंडीशनल डिलीवरी, नो प्रायर पार्टी कैन क्लेम दैट एनआई वाज डिलीवर्ड कंडीशनल, कोई ये नहीं बोल सकता कि वो कंडीशनल था या स्पेसिफिक पर्पस के लिए था। इनकम्प्लीट होगा तो उसमें अमाउंट भर देंगे। आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते। नो मेकर ऑफ पीएन, ना प्रोमिसरी नोट का कोई मेकर, ना बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई ड्रॉर, ना बिल ना चेक का कोई एक्सेप्टर। फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉर इन सूट देयर ऑन होल्डर इन ड्यू कोर्स बी परमिटेड टू डिनाई द वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बाद में जिन्होंने ओरिजिनली उसे बनाया है, बाद में वो उसकी ओरिजिनलिटी को डिनाई नहीं कर सकते कि नकली है ये हमने नहीं बनाया, ठीक है? और पेइंग कैपेसिटी को भी ये बोलकर के वो माइनर है एक्सक्यूज देकर देना पड़ेगा आपको पैसे। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? फॉरेन होता है, इनलैंड होता है, ऑर्डर होता है, बियरर होता है, टाइम होता है, डिमांड होता है, इंच आउट इंस्ट्रूमेंट होता है। ध्यान दे चलो कि फॉरेन और इनलैंड कैसे हम लोग एज्यूम करेंगे। बहुत ईजी है, समझते चलना। बस 2-3 कंडीशन याद रखना, अगर वो समझ में आ गया तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फटाफट हाँ। बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट कहाँ बना है, ड्रॉन। स्टैम्प ड्यूटी कहाँ लगी है, उससे डिसाइड होती है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। फिर ड्रॉई कहाँ का है, किसके नाम पर बना है, और पे कहाँ होने वाला है। तो मैंने यहाँ लिख दिया P1 P2 P3, ठीक है? तो अगर इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बना है, उस व्यक्ति के नाम पे बना है जो इंडिया में रहता है, तो या तो वो इंडिया के अंदर पे होने वाला होगा या इंडिया के बाहर, बट बना कहाँ इंडिया में ना, तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? बना कहाँ इंडिया में। पे किसको करने वाले हैं हम, जो बाहर रहता है, ठीक है? सॉरी, पे किसको किसके नाम पर बना, जो इंडिया के बाहर रहता है, बट वो किसको पे करने वाला, जो इंडिया में रहता है। तो ये भी क्या होगा, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सब कुछ बनने पर है। कहाँ बना, इंडिया में। इसके नाम पर बना, जो आउटसाइड में रहता है। किसको पे होने वाला है, जो आउटसाइड में रहता है। तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे? फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंडिया में बनने के बाद में अगर पे भी इंडिया के बाहर ही हो रहा है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा ना, इंग्लैंड कैसे कहलाएगा? जिसको पैसे मिल रहे हैं अगर वो इंडिया का है तो इंग्लैंड कहलाएगा, क्योंकि अब बाहर जाएगा तो बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। अगर बना ही आउटसाइड इंडिया है तो फिर ये कंडीशन का तो सवाल उठता ही नहीं है, फिर तो वो कहलाएगा क्या, फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? मतलब जिस व्यक्ति को पैसे मिलने वाले हैं ना, उसका इंडिया में रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, ठीक है? किस कंडीशन में? अगर ड्रॉई भी कौन है, आउटसाइडर है। ड्रॉई भी कौन है, आउटसाइडर है, ठीक है? और अगर ड्रॉई भी इंडिया का है तो ये बाहर का भी होगा तो चलेगा। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जो पेई है ना, वो खुद बोल रहा है एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर, कि मैं जिसको बोलूंगा उसको देना। मैं तेरे को बताऊंगा किस पर्टिकुलर पर्सन को देना है। अगर मैंने एक्सप्रेस किया हो तो वैसा देना। बियरर का मतलब क्या होता है, उसमें लिख दो कि वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ब्लैंक लिख दो। जिसके पास भी जाएगा वो उसको जाके फिलअप कर देगा, और जैसे ही वो फिलअप कर देगा तो बियरर क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डर, सॉरी बियरर क्या हो जाएगा, फुल एंडोर्समेंट। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना दिया हूँ कि फ्रंट पेज पे लिखा है कि ए शेल टू पे बी, या तो मैं पैसे बी को पे करूंगा या उसके ऑर्डर पे करूंगा 5 लाख रुपए आफ्टर 3 मंथ्स। अब किसको पे करूंगा, तो बैक पेज पे डेफिनेटली किसी का नाम नहीं है तो वो सी के पास गया, सी ने डी को भेजा, फिर फलाना ढमकाना ऐसे जाते गया। ये विदाउट एंडोर्समेंट, ये मियर डिलीवरी ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, मियर डिलीवरी। फ्रंट पेज पे सिर्फ क्या लिखा है कि मुझे बोला गया है कि बी को पे करना है उसके ऑर्डर पर, तो जो जो उसको ऑर्डर पे आते आ रहा है मैं उसको पे करते आ रहा हूँ, ठीक है? मियर डिलीवरी ट्रांसफर हो रहा है, ब्लैंक एंडोर्समेंट, ठीक है? कन्वर्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू बियरर, मतलब ऑर्डर मतलब सब कुछ डिटेल थी, आपने उसको खाली कर दिया, पूरी डिटेल्स को हटा दिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बियर इंस्ट्रूमेंट। जैसे ए यहाँ पर लिखा कि ड्रॉई है, ये एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये ड्रॉअर है,
ठीक है, इसने फुल एंडोर्समेंट किया, ध्यान देना, फुल एंडोर्समेंट मतलब इनसे पूरे पैसे लेने वाला हो, किससे? सी से और डी से। ठीक है, फुल एंडोर्समेंट मतलब उन पे नाम लिखा हुआ सी और डी का। डी के पास आया, अब डी ने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक कर दिया ना, उसने आगे आगे किसी का नाम लिखा ही नहीं है। तो अब डी ने अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो किस किसके पास जा रहा है? ई के पास में, एफ के पास में, तो कैसे जा रहा है? ऐसे भी एरर, नहीं डिलीवरी। यहाँ पर कैसा था, बी ने किसका नाम लिखा था, सी ने किसका नाम लिखा था, डी ने किसी का नाम लिखा ही नहीं, तो मियाँ डिलीवरी जा रहा है। ई ने भी किसी का नाम लिखा नहीं, मियाँ डिलीवरी जा रहा है। फिर एफ ने किसका नाम लिख दिया, जी का, फिर क्या हो गया, वो फुल एंडोर्समेंट। अब या तो हम जी के ऑर्डर पे पे करेंगे या जी के कहने पे पे करेंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडो है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो बियरर इंस्ट्रूमेंट था उसको, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बियरर कन्वर्ट किया, फिर बियरर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन किया आपने इंस्ट्रूमेंट पर और उसको डिलीवर कर दिया किसी व्यक्ति को फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन, कुछ ना कुछ लेन देन के लिए किया होगा ना। अब आप साइन कहाँ करते हो, या तो फेस पर या बैक पर या कोई एक्स्ट्रा स्लिप लगा देते हो। ठीक है, कौन करेगा? होल्डर करेगा, पैसे उसी को चाहिए, यस सर। कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक होता है जनरल एंडोर्समेंट जिसको बोलते हैं ब्लैंक, जिसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एंडोर्सर की साइन है, बट ये नहीं लिखा है कि किसके नाम पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर को आपने क्या बना दिया, बेरर इंस्ट्रूमेंट। वो फर्दर निगोशिएट ट्रांसफर होगा एन नंबर ऑफ टाइम्स। फिर होता है स्पेशल एंडोर्समेंट, उसमें क्या होता है, सब कुछ डिटेल लिखी हुई है। आपने आपने अगर किसी का नाम लिख दिया कि उस व्यक्ति को मैं दे रहा हूं या उसके कहने पर किसी को दूंगा, तो आपने बेरर को कमी कन्वर्ट कर दिया ऑर्डर में। उसमें सबकी साइन है, किसकी, मतलब एंडोर्सर की भी साइन और नेम और एंडोसी की भी है। फिर रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसने बिल बनाया ना, मतलब जिसको पैसे देने हैं, उस व्यक्ति ने क्लियरली बोल रहा है, भैया मेरे पास नहीं आने का वापस। देख, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ए ने अगर बी के नाम पे बनाया तो बी को बोला इसको फर्दर एंडोर्स नहीं करना, आप सी डी को, बस मैं तेरे राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ, एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ राइट को। मैं तेरे को ही पैसा दूंगा, तू ही मेरे से मांग सकता है। कंडीशनल जो अपन ने पढ़े, कंडीशन पुटअप किया आपने। सैन रिकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोला देख भाई, मैं मैंने तेरे को दिया हूं, अब तू आगे अगर किसी को देता है तो मेरी लाइबिलिटी खत्म, तेरे पे तक दी। आई एम एक्सक्लूडिंग माई ओन लाइबिलिटी। मेरे पास वापस मत आना, रिकोर्स मतलब मेरे पास वापस कंप्लेंट लेके मत आना किसी चीज की। ठीक है, फैकल्टेटिव एंडोसर एक्सप्रेस हिज ओन वर्ड्स, रिस्ट्रिक्ट हिज ओन राइट्स। अपने राइट्स को ही वो छोड़ रहा है, अपने राइट्स को वेव कर रहा है। जैसे जैसे जब डिसऑनर होता है तो याद है वो, डिसऑनर में क्या होता है कि जो भी पेई होगा वो पहले आपको नोटिस देगा डिसऑनर का, तो मतलब नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पैसे मांगने आ जाना। अगर राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ डिसऑनर मैं वेव कर रहा हूँ। उसके बाद सेंड फ्रेश, इफ बिल डिसऑनर्ड एंडोस विल पे द डिसऑनर्ड अमाउंट नॉट द नोटिंग चार्जेस। क्लियरली लिख दोगे, भाई मैं देखो डिसऑनर हुआ तो ये तो पे कर दूंगा, बट ये सब नहीं पे करने वाला मैं देखो। ठीक है, ओके। एग्जाम में आएगा प्लीज, ये आ सकता है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट है। जनरल मतलब साइन किया एंडोसर ने, किसी का नाम मेंशन नहीं किया, वो आपने ऑर्डर को बियरर कर लिया। स्पेशल में बियरर को आपने ऑर्डर कर लिया, दोनों की साइन हो गई। रिस्ट्रिक्टेड में आपने फर्दर निगोशिएबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी। कंडीशनल में आपने कंडीशन पुटअप कर दिया, ऐसे ड्रॉई कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसको। सैन रिकोर्स में आपने क्या बोला कि भैया मैं अपनी लाइबिलिटी खत्म करता हूं, आगे अगर तुमने किसी को ट्रांसफर किया तो मेरे पास वापस मिलट के आने की जरूरत नहीं है अगर डिसऑनर हो गया तो। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं अपने राइट्स को वेव करता हूँ। व्हाट इज माय राइट, डिसऑनर होने पर अगर आप मुझे नोटिस देने वाले तो बिना नोटिस के भी आप मेरे से पैसे मांग सकते हो, मुझे स्यू कर सकते हो। सैन फ्रेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं डिसऑनर हुआ तो मैं सिर्फ डिसऑनर अमाउंट दूंगा, नोटिस चार्जेस पे नहीं करूंगा। अभी नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज कैसे होंगे? फिर डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी खत्म। अगर उस ड्यू कोर्स में किसी ने भी पैसे पे कर दिया, जैसे अपन इतनी सारी चीजें पढ़े थे ना यहाँ पर। अब मुझे बताओ, अगर जी ने पैसे पे कर दिया किसको, एच को, तो सिंपल फंडा क्या है यहाँ पर, जी ने एच का नाम लिखा था कि हाँ भाई मैं तेरे को पैसे पे करो, तो जी जी की लाइबिलिटी किस किसकी प्रति थी, एच की प्रति, ई के प्रति, सब तो उसके सब प्रायर पार्टीज की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। अब किसी को भी एच को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये डिसऑर्डर करता तो एच तो किसी से भी मांग सकता था प्रायर पार्टी से। लाइबिलिटी पूरी पार्टियों की क्या हो जाएगी, खत्म। कैंसिलेशन कर दो ना, रिलीज कर दो आप सामने वाले को। व्हाट इज कैंसिलेशन, रिलीज। आपने पार्टी को ही, जो भी एक्सेप्टर थे, ड्रॉई थे, आपने उनको रिलीज कर दिया, छोड़ो यार बाद में पैसे लेंगे, खत्म करो, अभी नहीं चाहिए। नेगोशिएशन बैक भी पड़ा है, आपने बिल बनाया तो घूम फिर के आप ही के पास हो गया, तो फिर अपने से थोड़ा ना पैसे लोगे, तो आप डिस्चार्ज हो गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। ना, यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, यहाँ हम पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। बोलता पेमेंट,
कुछ पार्टी डिस्चार्ज होगी, कुछ पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगी। फॉर सिंपल से एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में जाते हैं। अगर डी ने, एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, या ये बिल सबके पास आया जी, अगर डी ने पैसे पे कर दिया एच को, तो जल्दी बोलो मेरे को, जल्दी बताओ। ए बी सी तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, बट ई एफ जी नहीं होंगे, उनसे तो लेगा ना डी। सम पार्टी डिस्चार्ज, सम नॉट। फिर कैंसिलेशन रिलीज, पार्टी को आपने कैंसिल कर दिया, रिलीज कर दिया कि आपसे मैं पैसे नहीं लूंगा। फिर पार्शियल निगोशिएशन, वही अपन ने पढ़े, जो बिल बने बनाया तो मेरे नाम पर ही वापस आ गया मेरे पास से। फिर अगर आपने बिल बनाया था और बिल 48 घंटे में एक्सेप्ट नहीं हुआ, 48 घंटे से ज्यादा हो गया, तो आप 48 घंटे के अंदर ही एक्सेप्ट करना होता है बिल्स को। हाँ, अगर आपने उसको 48 घंटे से ज्यादा का समय दे दिया, तो कुछ पार्टीज उसका विरोध कर बोल सकती है कि भाई हमको डिस्चार्ज करो। ठीक है। फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वही कंडीशन पुट अप कर दिया आपने। और ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ बहुत इजी है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ये हो गया डिस्चार्ज के पार्टीज कब कब डिस्चार्ज होगी। यार सिंपल सा फंडा, अगर इसमें से कोई भी एक आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उससे क्या पैसे वसूल करोगे ना आप। ठीक है। फुल मतलब डिटेल भर दो, बियरर मतलब डिटेल मत भरो, एन नंबर ऑफ टाइम फेल। अगर किसी का नाम लिख दिया, ऑर्डर किसी का नाम कर दिए, अमाउंट मेंशन कर दिए, डिटेल लिख दिए, तो फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। यहां तक समझा। अब आ जाओ कि अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का मटेरियल अल्टरेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रकार का मटेरियल अल्टरेशन है, आप उन चीजों को चेंज करो जिसके चेंज करने पर उसकी पूरी दशा दिशा चेंज हो सकती है, उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो सकता है। मतलब अल्टरेशन मतलब क्या, मटेरियल अल्टरेशन मतलब क्या, जिससे उस इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाए, दिख रहा कुछ और है, लग रहा कुछ और है। उसका जो फाउंडेशन है, जिस आधार पर उसे बनाया गया वही पूरा हिल गया है। या पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज चेंज हो जाएंगे। या चलिए बोलो बेटे, स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनलिटी। जब बन रहा था तो कुछ और लग रहा था, और अभी कुछ और लग रहा है। पहले बियर लग रहा था, अब जनरल लग रहा है, स्पेसिफिक लग रहा है। ठीक है। अल्टरेशन कब कब अलाउ है, ये बोलना मत। तीन कंडीशन। अगर ऐसा अल्टरेशन है जो पूरे इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टर को चेंज कर दे, उसका फाउंडेशन हिला दे, राइट्स और लाइबिलिटीज को चेंज कर दे, या फिर के ओरिजिनलिटी में कुछ और लग रहा था और अभी कुछ और लग रहा है, अगर ऐसा होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या मानेंगे, इनवैलिडेट मानेंगे, है ना, क्योंकि आपने उसकी टर्म्स और कंडीशंस को विदाउट कंसेंट चेंज कर दिया। मेरे से बिना पूछे आपने कैसे ऑर्डर को बियर किया, बियर को ऑर्डर किया, पूछो ना मेरे से, पूछ के बात करो। फिर किन चीजों को अल्टरेशन अलाउड है। ब्लैंक को अगर इंच आउट इंस्ट्रूमेंट को आपने अगर अमाउंट फिलअप कर दिया तो ये तो अलाउ है ना, ये अल्टरेशन आपने तो दिया ही मेरे को, इसलिए ना था कि एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर करो, अमाउंट लिख के भर देना। ठीक है। इंच आउट को अमाउंट, ब्लैंक को फुल कर दिया, पार्टी का भी नाम नहीं था, पार्टी का नाम लिख दिया, तो अल्टरेशन की अल्टरेशन अलाउ है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है, बिल्कुल होती है सर। कंडीशन जो पुटअप करता है ड्रॉई, उसको ड्रॉर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। शादी के बाद पैसे देता हूँ, दिवाली के बाद पैसे देता हूँ, तो ये तो चलेगा ना। क्रॉसिंग ऑफ चेक, जैसे आपको चेक मिला, आपने से दो लाइन खींच कर यहाँ पर अकाउंट पे लिख दी, तो ये भी अलाउ है। अकाउंट पे का मतलब क्या होता है, इसके अकाउंट पे पैसे जाएंगे। ठीक है, इसको पैसे मिलेंगे। ओके। ये अल्टरेशन अलाउ है। इंच आउट में ब्लैंक्स भर दो, ब्लैंक को फुल कन्वर्ट कर दो, क्वालिफाइड को एक्सेप्टेंस कर दो, क्रॉसिंग ऑफ चेक। मैं कुछ इसके कंडीशन बता देता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एनआई। इसके कंडीशन बताता हूँ बेटा। मटेरियल अल्टरेशन के पूछ सकता है क्या क्या चीजों को मटेरियल अल्टरेशन माना जाता है, क्या क्या चीजों को मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाता। पढ़ना तो आपको इसी से, जो मैं आपको वहां से पढ़ा रहा हूँ, और एक मैं छोटे से कुछ भेजता हूँ, वो देख लेना आप। कहाँ गया मटेरियल अल्टरेशन। ये देखो, ये अल्टरेशन की एग्जाम्पल है। अगर आपने डेट टाइम को चेंज कर दिया तो गलत किया ना, बिना पूछे आगे बढ़ा दी डेट को, अल्टरेशन है। कि इंटरेस्ट रेट जो होता है, जैसे डिसऑर्डर पर इंटरेस्ट रेट, उसी को अगर आपने चेंज कर दिया, जो सम अमाउंट था उसी को चेंज कर दिया, टाइम ऑफ पेमेंट था उसको चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है। प्लेस ऑफ पेमेंट है, जहां पैसे मिलने वाले थे, जैसे जो बैंक का नाम था बैंक को चेंज कर दिया बिना पूछे, पार्टीज को चेंज कर दिया, है ना। है ना, ये तो गलत बात है, इनोवेशन कर दिया ना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको फाड़ दिया आपने, क्लियर कर दिया उसको। मतलब स्टैम्प ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया आपने, एफिक्स कर दिया अपने मन से। ठीक है। अल्टरेशन बाय इरेजर ऑफ अकाउंट पे, इसको मिटा दिया आपने जो अकाउंट पे मैंने लिखा था क्रॉसिंग में, ऐसे।
ठीक है। अल्टरेशन ऑफ एन ऑर्डर चेक टू बियरर, आपने ऑर्डर चेक को क्या बना दिया, बियरर बना दिया, तो ये तो गलत बात है। अगर ड्रॉअर खुद कंसेंट दे रहा है तो बात है, और कौन सी चीज अल्टरेशन नहीं होगी वो मैंने लिख दिया हो। और यहाँ पर भी अगर वो अनइंटेंशनल है, एक प्योर एक्सीडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। किसी स्ट्रेंजर ने किया विदाउट कंसेंट तो आपकी गलती नहीं है। कोई क्लरिकल एरर है, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, अगर दोनों पार्टी की कॉमन इंटेंशन के लिए की गई है तो उसे अल्टरेशन माना नहीं जाएगा, कंसेंट की पार्टी से है तो। ठीक है। इश्यू होने के पहले, मतलब बनने के पहले अल्टरेशन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये भी कुछ चीजें आ गई, है ना, भूलना मत कि कौन सी अल्टरेशन है जो लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, है ना। एक वो क्या पढ़े थे, कौन सी अल्टरेशन अलाउ है और कौन सी जो लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर वो अनइंटेंशनल है, प्योर एक्सीडेंट है, अगर किसी स्ट्रेचर के द्वारा है, कंसेंट के साथ है, विदाउट कंसेंट है, सॉरी। क्लरिकल एरर है, मतलब किसी ऑफिस एम्प्लॉयज एरर हो गया, दोनों के कॉमन इंटेंशन के लिए पार्टीज के, है ना, कंसेंट के साथ में पार्टीज के, है ना, इशू होने के पहले आपने अल्टरेशन लाए उसमें, ये ध्यान दो, इतने पॉइंट याद रखना। ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना, ये अल्टरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, ध्यान दो। बहुत इजी है, अगर डेज ऑफ ग्रेस के साथ निकालने बोला, मैच्योरिटी डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन जो मिलते हैं। अगर वहां लिखा है कि 1 जनवरी बिल बना और पेमेंट होगी 15 डेज आफ्टर डेट, मतलब जो डेट पे बना उसके 15 दिन बाद, तो डेफिनेटली कब आएगा भाई, 15 जनवरी। ठीक है। और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस डॉग, आगे मैच्योरिटी डेट उसकी, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 18, अगर ऐसा लिखा है तो, ऐसा लिखा है तो ध्यान देना क्वेश्चन में। फिर लिखा है 15 डेज साइट आफ्टर साइट। अब आपको फॉर एग्जाम्पल आफ्टर साइट का मतलब प्रेजेंटमेंट के बाद में, 15 डेज आफ्टर प्रेजेंटमेंट, तो 15 अगस्त को बनाइए। 15 डेज कब खत्म हो रहे हैं, 3 दिन, क्या आ गया 3 सितंबर। ठीक है। ओके। क्लियर है क्या आप लोगों को। 1 जनवरी को आप 15 दिन में नहीं लेंगे, हैं? फिर लिखा 15 डेज आफ्टर डेथ, 3 सितंबर को बनाया और 21 सितंबर को मेच्योरिटी आ जाएगी। तीन तीन में 15 आया तो कितना हुआ, 18 ना, 18 + 3 डेज ऑफ ग्रेस। बोलता 1 मंथ आफ्टर डेट, कब बना, 2 जनवरी, तो 1 महीने बाद बोल रहे, तो कब आएगा, 2 फरवरी। सेम डेट होगी ना, करस्पॉन्डिंग डेट होगी ना। और 3 दिन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 5 फरवरी। फिर 1 मंथ आफ्टर साइट, कब बना बिल, 30 जनवरी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम मंथ नहीं है अगले महीने में, करस्पॉन्डिंग डेट मतलब सेम, जैसे जैसे फैब के लिए है, तो फिर 28 को ये अपन ले लेंगे 1 मंथ, मान लेंगे ना यार, उसी के लास्ट डे को 1 मंथ मान लेंगे, 3 डेज ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3rd ऑफ मार्च। ठीक है, क्लियर है। ऑन द डेट 15 सितंबर, बोला 15 सितंबर को पैसे चाहिए, तो 3 दिन जोड़ दो, 18 सितंबर। 10 डेज आफ्टर डेट, तो 2 जनवरी को बना, उसके 10 दिन कब खत्म हुए, 12 को, 3 आ गया 15 जनवरी। लास्ट डेट इज नेशनल हॉलीडे, तो 23 तारीख को उसकी मेच्योरिटी खत्म हो रही है और 3 दिन आया, तो फिर ये लास्ट डे आया तो प्रीसीडिंग डे लेते हैं, 25 जनवरी। ठीक है, ये पूरी कंडीशन देख लो, इजी है, बहुत आसान है। साइड मतलब प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट के कितने दिन बाद, प्रेजेंटमेंट के कितने दिन बाद, भूलना नहीं है। ओके, अरे बोलो भाई लोग। तो ये हो गया खत्म अपना। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, इसको शॉर्ट नोट से पढ़ना है बिल्कुल। ओके, ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पढ़ लेना, इसी से मैं समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को। बोलता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, पेमेंट की छोड़ा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है वो। तो उन्होंने सरकमस्टांसेस पूछ रहा है, किन किन कंडीशन में, सेक्शन 91 में कौन कौन सी कंडीशन में उसे आपको डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस मानेंगे। मैंने बिल उसके सामने प्रेजेंट किया, ट्रॉय के सामने, वो भाई साहब ने 48 घंटे के अंदर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया।
क्लियर है, प्रेजेंटमेंट होने के बाद में फिर एक्सक्यूज कर दे रहा है वो प्रेजेंटमेंट को, एक्से ना आ ही नहीं रहा मेरे सामने, बिल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो इनकॉम्पिटेंट है, 18 साल से कम का है, इनकॉम्पिटेंट है, इंसॉल्वेंट है, तो डिसऑनर्ड हो जाएगा। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो व्यक्ति, कहीं घूम गया, ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, और वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो बोल रहा भैया मेरे को कंडीशन नहीं चाहिए, मैं इसको डिसऑनर्ड मान, समझा। डिसऑनर एक तरीके से और माना जाता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। सेक्शन 138 बोलता है अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा, आपने चेक ड्रॉ किया है, आपका अकाउंट को कौन मेंटेन कर रहा है, बैंकर, वो पैसे देना चाहता है मगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप लाइबल रहोगे इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एट एक्सटेंड टू 2 ईयर, और एक्सटेंड ट्वाइस ऑफ, तो भी चेक का अमाउंट होगा उसको 2 गुना आपको फाइन लगेगा। 138 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये एक और इंपॉर्टेंट है, भोलेनाथ ने ड्रीव किया चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र आफ्टर हैविंग इशूड द चेक। भोलेनाथ रिक्वेस्ट कि भैया आप चेक को प्रेजेंट मत करना फॉर पेमेंट, ये क्या बात हुई, और स्टॉप कर दे रहा है पेमेंट को, बैंक को भी बोल रहा है उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो भी चेक दिया ही क्यों, उसके नाम पर चेक इशू ही क्यों किया। तो क्या बोल रहा है भोलेनाथ ने, क्या ऑफेंस किया, देखते सर। भोलेनाथ ने ड्रॉर से चेक इशू किया किसके नाम पर, सुरेंद्र, ड्रॉई के नाम पर, उसको बोलता है तेरे को दे तो दिया, बस बैंक में लाने की जरूरत नहीं है, बैंक को भी बोल रहा है उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो गलत है ना। मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया। 138 क्या बोल रहा है, इस पे पेनल्टी है, एक बार चेक ड्रॉन हो गया आपके अकाउंट पे, जो आपने मेंटेन किया है, किसके पास, बैंकर के पास, किसके लिए, पेमेंट के लिए, अना टू अनदर पर्सन, ओके। अब या तो पूरा पेमेंट दोगे या कोई पार्ट पे करोगे आप उसमें से, डेप्ट और लाइबिलिटी का, क्लियर है। बैंक अनपेड है वो, बैंक क्या बोल रहा है, भाई पैसा नहीं है, मैं उस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, या जिन्होंने मनाया उससे ज्यादा का अमाउंट इन्होंने भर के दे दिया, मतलब एग्जांपल दे, 100 रुपए का चेक दिया और अकाउंट में 50 रुपए, तो एक्सीडिंग हो गया ना, मैं इतना अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो और तुम बोल रहे हो पैसे मत दो, तो बोल रहा है ये जो आप काम कर रहे हो ना ये ऑफेंस है, फिर इशू ही नहीं करना था ना, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार रिपीट करो, अगर चेक एक बार ड्रॉन कर दिया गया है, जो ड्रॉर मेंटेन कर रहा है बैंकर के पास में, पेमेंट वांट मनी को लेके अनदर पर्सन के लिए, और डिस्चार्ज रोल ऑफ द डेट और पार्ट ऑफ द डेप्ट और लाइबिलिटी, बैंक अगर उसको बोलता है भैया इनसफिशिएंसी है, उसकी वजह से मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, या अमाउंट ज्यादा हो चुका है, मतलब आपने ज्यादा अमाउंट लिख दिया, इतना है नहीं आपके पास में, सच ए पर्सन शैल डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। आपने एक बार चेक इशू कर दिया ना, तो प्रिजम्पशन क्या बोलता है 139 में, कि भैया ड्रॉर ने एक बार दे दिया ना किसके नाम पर, जल्दी बोलो रे बाबा, ड्रॉर इशू और देयरफॉर ट्रॉई, ट्रॉई मतलब कौन, बैंक है ना, आप उसको मना नहीं कर सकते पेमेंट के स्टॉपेज के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सक्यूज हो आपके पास में। अगर पैसा नहीं था तो नहीं करते, तो अगर मना कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं क्या है, पैसे नहीं है, और इनसफिशिएंसी को क्राइम माना जाता है, ठीक है, इतना भी लिख दिए काफी है। 138 139 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये भी पढ़ा चुका था। मिस्टर बी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एचडीसी है, मतलब होल्डर के पास जाने के पहले इसके पास आया। अच्छा वो तुमसे पूछ रहा है कि मिस्टर वी ड्रॉ अ चेक ऑफ 11,000 गिव टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट, स्टेट विद रीजन कि मिस्टर बी होल्डर है या नहीं है, या मिस्टर बी एंटोड रिसीव अमाउंट है, डेफिनेटली अगर उसके नाम पर चेक इशू किया है तो गिफ्ट तो पैसे लेगा ही ना। बोलता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को होता है एनी पर्सन जो कंसिडरेशन के लिए कुछ समय के लिए चेक का पोजेसर बना है, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, और अमाउंट जो भी बिफोर द अमाउंट मेंशन इन बिकम है ना, पेबल होने के पहले उसके पास आया है, और उसे पूरा यकीन है कि जो मेरे पास आया उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, टाइटल है, डेफिनेटली मिस्टर बी इज होल्डर बट नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि आगे कोई नहीं है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जो जिसके पास से होते हुए किसी के पास जाओ तो उसी के पास है, वो थोड़ी ना किसी को कंसिडरेशन दे रहा है, उसको डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन है ना, और एचडीसी तो कंसिडरेशन के साथ होता है, लेन देन सबका एक लेन देन उसके साथ होगा, उसको टाइटल मेरा गुड फोनाफाइड, वो होल्डर है, पैसे कभी भी ड्रॉन कर सकता है बैंक से जाके, ठीक है। अगर वहां ऐसा होता गिफ्ट नहीं होता, बी को दिया आपने चेक और बी ने सी को दिया, तो फिर ये एचडीसी हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू है, कंसिडरेशन है, लेन देन है, पोजेसर बना कुछ समय के लिए ड्यू डेट के पहले, उसको लगा जो बी ने दिया वो सही है, उसने सी को दे दिया, इस तरीके से 5 कंडीशन जो पढ़ाया था। मैच्योरिटी डेट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने आपको बताया जब कौन होल्डर होगा कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। चुराया हुआ, भाई तेरे पास में पोजीशन भी है, पर तेरा क्या राइट टू रिसीव है, क्या तू सीव कर सकता, नहीं तो तू होल्डर होल्डर नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। इतनी चीजें आप पढ़ के जाएं नेगोशिएबल में, इट इज मोर देन इनफ। मेरे को लगा तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग का वीडियो भेज दूंगा 5-10 मिनट का, इट इज मोर देन इनफ, इतना अगर आप पढ़ कहां से पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, बस ये काफी है इतना आप लोगों के लिए।
नहीं, इनको लगेगा तो मैं भेज दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन बैंक दिया उसमें से पढ़ ले। इधर 138 अभी पढ़े ना अपन ने। मिनट ऑफ मरी। वो जो उधर से पढ़ना, क्वेश्चन से जो उधर से पढ़ाया ना मैंने आपको, वहीं से पढ़ना ना, वहीं से पढ़ने का, इधर से नहीं पढ़ने का। कब नोटिस देने की जरूरत नहीं है जब आपने खुद ही ने वेव कर दिया। ठीक है, जब किसी को नुकसान ही हुआ तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पार्टी एंटाइटल टू नोटिस, जिसको आप नोटिस देना चाह रहे हो वो मिल ही नहीं रहा है। बोलता है तो चार्ज द ड्रॉअर, एक्सेप्टर इज आल्सो है, और वो भी खुद ही ड्रॉअर है, एक्सेप्टर भी, उसको भी किसी से पैसे लेने हैं। प्रॉमिसरी नोट में वो निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल मतलब, क्योंकि वो तो दो पार्टी का नाम ही होता है ना, तो फर्दर ट्रांसफर नहीं होता। प्रॉमिस टू पे तो वो तो अनकंडीशनल होगा। इतना बढ़िया आप, मैं भेज दे रहा हूँ आपको शॉर्ट नोट्स ग्रुप में। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ये नॉन एक्सेप्टेंस मैंने वहां से पढ़ा दिया था, कहां से, क्वेश्चन से, तो वो पढ़ लेना। जो मैंने लास्ट के क्वेश्चंस पढ़ा है ना वो जरूर पढ़ना मॉड्यूल के। अल्ट्रेशन, मटेरियल अल्ट्रेशन, उसके एग्जांपल, उसके केसेस, क्या क्या अल्ट्रेशन नहीं है और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस, प्लीज याद से पढ़ के देना। मटेरियल अल्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, टाइप्स ऑफ, सो हमारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी डेट, ये सब पढ़ के जाना है। ये भी मैंने पढ़ा दिया कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है। एचडीसी और होल्डर के बीच का डिफरेंस पढ़ा दिया, उसके प्रिविलेजेस पढ़ा दिया। निगोशिएशन बैक का मतलब क्या होता है, बनाया आपने तो घूम फिर के आप ही के पास हो गया, तब अपने आपको थोड़ा पैसे दोगे। ठीक है, उस ड्यू कोर्स में आप खुद ही होल्डर बन गए आखिरी में, तो जितनी भी इंटरमीडिएट वो सब क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चलो खत्म, फिनिश। इतना पढ़ो, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया वो टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, सेंड रिकोर्स, क्या होता है इसका मतलब, ब्लैंक को आपने फुल कर दिया। अपना क्या लिखा था, होल्डर ऑफ निगोशिएबल, ब्लैंक का मतलब विदाउट साइनिंग हिज नेम। ठीक है, बस सिग्नेचर किया है, डायरेक्शन दे दिया पे करने का, कन्वर्ट कर दिया ब्लैंक को फुल, अगर आपने सामने वाले का नाम लिख दिया तो। चलो इसको अभी बाद में देखेंगे अपन, जो भी मैंने पढ़ाया उस पर ध्यान दो, ये टाइप से देखो। ठीक है, चलो बाय, टाटा। जितना बोला उतना पढ़ो, इट इज मोर देन इनफ, आराम से आ जाएगा।